तो आज की इस वीडियो में हम 10th क्लास के चैप्टर 1 का रिवीजन करने वाला है। तो ये जो वीडियो है रिवीजन पर्पज़ से बनाया गया है, तो मैं उसी हिसाब से पढ़ाऊँगा आपको, ठीक है। अगर आपको इस लेक्चर का PDF चाहिए तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर पहले क्वेश्चन में हमको कुछ संख्याएं दी गई है और उनका हमको अभाज्य गुणनखंड करना है। तो ये आप 6th क्लास से करते आ रहे हो, इसलिए मैं यहाँ पर ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं करवाऊँगा, सिर्फ एक दो बता के आगे बढ़ रहा हूँ। तो यहाँ पर जैसे 140 दिया हुआ है, तो देखो 140 में हम कौन कौन सी संख्याओं का भाग दे सकते हैं। यहाँ पे हम 2 का दे सकते हैं, 4 का दे सकते हैं, दे तो सब संख्या का सकते हैं, लेकिन पूरी तरीके से भाग किससे जाएगा, किससे किससे भाज्य है ये। तो 2 से है, 4 से है और 10 से है, 7 से है, तो ऐसे बहुत सारी संख्या है। तो हमें वो संख्या लेनी है जो सबसे छोटी हो, तो हम 2 से भाग देंगे तो 70 आएगा। फिर 70 में 2 का भाग देंगे 35 आएगा। फिर 35 में 5 का भाग देंगे 7 आएगा। फिर 7 में 7 का भाग देंगे 1 आ जाएगा। हमें जब तक ऐसा करते जाना है जब तक कि हमें 1 ना मिल जाए, ठीक है। 1 मिल गया। अब उसके बाद फिर हम लिखेंगे 140 बराबर 2 गुणित 2 गुणित 5 गुणित 7, ठीक है। ऐसा करके यहाँ पे लिख देंगे। तो ये हो गया अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य का मतलब होता है वे संख्या है जिसमें किसी संख्या का भाग नहीं जाता। तो अभाज्य संख्याएं होती है 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 16, ठीक, इस तरह की ये अभाज्य संख्या है। तो इसमें किसी संख्या का भाग नहीं जाता। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल 12 है, 12 में 3 का भाग जाता है, तो ये अभाज्य संख्या नहीं होगी। अभाज्य संख्या 7, 11, 13, 17, 19 ये सब अभाज्य संख्या है। तो हमें 140 को अभाज्य संख्याओं के गुणनखंड के रूप में लिखना है। तो यहाँ पर देखो 2, 2, 5, 7 सब अभाज्य संख्या है, तो हमने इनको गुणा के रूप में लिखा है, ठीक है। तो 140 को हमने अभाज्य संख्याओं के गुणनखंड के रूप में लिखा है, तो इसको बोलते हैं अभाज्य संख्याओं का गुणनखंड, ठीक है। तो या फिर दूसरे शब्दों में कहा जा सकता है कि हम किसी भी संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनखंड के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। जैसे 156 को हम 2 गुणित 2 गुणित 3 गुणित 13 ये सब अभाज्य संख्या है, इनके गुणनखंड के रूप में व्यक्त कर रहा है। तो ऐसे ही बाकी सारे क्वेश्चंस को करना है, ये सब आप कर लोगे आसानी से, क्योंकि हम 6th क्लास 7th क्लास 8th क्लास सब में पढ़ते हैं और आपको अच्छी प्रैक्टिस भी होगी। मेन क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि 2 नंबर में LCM और HCF पूछे जाते हैं। तो हमको यहाँ क्या करना है कि यहाँ पर कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, हमको वहाँ पर LCM HCF निकालना है। उसके बाद इसकी एक प्रॉपर्टी होती है कि 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है HCF और LCM के गुणनफल के। तो इस प्रॉपर्टी को वेरीफाई भी करना है, इसकी जांच करना है। तो सबसे पहले तो एक काम करेंगे, हम 26 और 91 का LCM और HCF निकालेंगे। तो 26 और 91 का LCM और HCF निकालने के लिए पहले अभाज्य गुणनखंड करना होता है। तो देखो 26 में हम 2 का भाग देंगे तो 13 आएगा, और फिर 13 में 13 का ही भाग देना पड़ेगा, क्योंकि इससे छोटी संख्या का इसमें भाग नहीं जाएगा, क्योंकि ये अभाज्य संख्या है। फिर 91 में 7 का भाग देंगे तो 13 आएगा, फिर 13 में 13 का भाग देंगे तो 1 मिल जाएगा हमको। तो हम इस तरह से यहाँ पर लिखेंगे 26 बराबर 2 गुणित 13, है ना, यहाँ लिख दिया। फिर लिखेंगे 91 बराबर 7 गुणित 13, यहाँ पर हमने लिख दिया है। अब HCF और LCM निकालना है। तो HCF में क्या करते हैं हम कि कॉमन नंबर देखते हैं। कॉमन नंबर मतलब कौन से नंबर कॉमन है, तो यहाँ पर 13 जो है कॉमन है दोनों में, तो 13 आ जाएगा HCF। LCM में क्या करेंगे, जो कॉमन है उसको एक बार लिख दो, उसके बाद जो बचे हुए नंबर है 2 है 7 है उनको भी लिख दो सब गुणा में, तो ये LCM हो जाता है, ठीक है। तो यहीं पर हमने ये सब यही किया हुआ है, तो ये हो जाएगा 182। तो अब इसके बाद एक प्रॉपर्टी होती है, उसको वेरीफाई करना का हमको। तो प्रॉपर्टी इस तरह से है कि 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है HCF और LCM के गुणनफल के। तो 2 संख्या कौन सी, वो संख्या जिनका हम HCF और LCM पता कर रहे हैं, उन 2 संख्याओं का गुणनफल HCF और LCM के गुणनफल के बराबर होता है। तो हम यहाँ पर किन संख्याओं का HCF और LCM पता कर रहे हैं, 26 और 91 का गुणनफल पता कर रहे हैं, ठीक है। सॉरी, LCM और HCF पता कर रहे हैं, तो हम इनका गुणनफल ले लेंगे 26 और 91 का। HCF आया था 13 और LCM आया है 182, तो इन दोनों का भी गुणा कर लेंगे।
तो इन दोनों को गुणा करेंगे तो यहाँ पे 2366 मिल रहा है, यहाँ पर इन दोनों को गुणा कर रहा है तो यहाँ पर भी 2366 मिल रहा है। मतलब यहाँ पर ये वाली जो प्रॉपर्टी है वो सेटिस्फाई हो रही है। ये ऑब्जेक्टिव्स में पूछी जाती है ना, तो अच्छी इंपॉर्टेंट है ये। तो इसका मतलब है कि LHS और RHS मतलब दो संख्याओं का गुणनफल बराबर है HCF और LCM के गुणनफल के। अगर आपको HCF और LCM के बारे में नहीं पता तो आपको हल्की फुल्की नॉलेज दे देता हूँ मैं। LCM का मतलब होता है लिस्ट कॉमन मल्टीपल। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम 4 का पहाड़ा लिखें, ठीक है, मतलब 4 के क्या लिख सकते हैं गुणांक, 4, 8, 12, 16, 20। और इसी तरह से अगर हम 8 के गुणांक लेके 8, 16, 24, तो आप यहाँ पे देखो कि कौन कौन से नंबर कॉमन है। 8 कॉमन है, 16 कॉमन है, 24 कॉमन है। तो ठीक है, तो लिस्ट कॉमन मल्टीपल LCM का फुल फॉर्म होता है। क्या होता है? लिस्ट कॉमन मल्टीपल। लिस्ट का मतलब छोटा, कॉमन का मतलब ये कॉमन है ना, 8 8 कॉमन है, 16 16 कॉमन है, 24 24 कॉमन है। तो सबसे छोटा कौन सा है? 8 है। तो ये होता है लिस्ट कॉमन मल्टीपल मतलब LCM। मतलब अगर हम LCM लेंगे 4 और 8 का तो हमको आंसर क्या मिलेगा? 8, क्योंकि ये सबसे छोटा है और कॉमन है ना। तो इसका मतलब होता है लिस्ट कॉमन मल्टीपल। अब अगर HCF की बात की जाए तो HCF का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो फैक्टर को पहले समझना पड़ेगा आपको, फैक्टर क्या होता है। फैक्टर का मतलब होता है जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास 12 लिखा है ना, हमने एक अंक लिखा है। इस अंक में हम 2 का भाग दे सकते हैं, 3 का दे सकते हैं, 4 का दे सकते हैं, 6 का दे सकते हैं, 12 का दे सकते हैं। तो ये सब फैक्टर्स होगा इसके, है ना। या फिर ऐसा बोल सकते हैं कि गुणनखंड होगा इन सब के, है ना। तो अब ध्यान दो, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर पता करना। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हमेशा दो संख्याओं के बीच में किया जाता है। मान लो एक और संख्या हमारे पास 24। तो 24 को कौन कौन सी संख्या विभाजित करेगी? 2 करेगी, 3 करेगी, 4 करेगी, 6 करेगी, 12 करेगी और 24 खुद भी करेगी। तो यहाँ पर कॉमन कौन कौन है? 2 है, 3 है, 4 है, 6 है, 12 है और बस 24 नहीं है ना कॉमन, बाकी सारे तो कॉमन है। तो इसमें से सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? 12। तो इसका मतलब है कि अगर हम 12 और 24 का HCF पता करेंगे तो वो 12 आएगा। तो ये मतलब होता है HCF और LCM का, है ना। तो ये होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और लिस्ट कॉमन मल्टीपल। अब वापस से क्वेश्चंस पे आ जाते हैं। जब हम यहाँ पर 510 और 92 का गुणनखंड देखते हैं, अभाज्य गुणनखंड देखते हैं, तो यहाँ पर देखो 510 में 2 का भाग देने पर 255 आएगा। फिर इसमें हम 2 का भाग नहीं दे पाएंगे तो उससे बड़ी संख्या लेंगे 3, फिर 3 का भाग देंगे तो 85 आ जाएगा। फिर 85 में 5 का भाग देंगे तो 17 आ जाएगा। फिर 17 में 17 का भाग देंगे तो 1 आ जाएगा। ठीक है, जहाँ आपको जो चीज़ें आती है अच्छे से आप उसको स्किप कर दो, ठीक है, वीडियो को आगे बढ़ा लो। फिर 92 में हम 2 का भाग दे सकते हैं तो 96 आ जाएगा, 46 आ जाएगा। 46 में 2 का भाग देंगे 23 आ जाएगा। फिर 23 में 23 का भाग देंगे 1 आ जाएगा, है ना। तो ये हो गया अभाज्य गुणनखंड। तो हम लिखेंगे 510 बराबर 2 गुणित 3, 3 गुणित 5, 5 गुणित 17। और 92 क्या लिखेंगे? 2 गुणित 2 गुणित 23। अब यहाँ पर LCM लेना है, ठीक है, LCM के पहले HCF निकाल रहा है। तो HCF के लिए हमको कॉमन नंबर देखने हैं। तो 2 2 यहाँ पर कॉमन है तो 2 आ जाएगा यहाँ पे HCF। अब LCM निकालना है तो LCM निकालने के लिए क्या करेंगे? जो कॉमन आ रहा है उसको लिख लो, ठीक है। उसके बाद जितने भी नंबर हैं उन सबको लिख दो। 3 5 17 है, 3 5 17 लिख दिया। 2 और 23 है तो 2 और 23 लिख दिया। सबको गुणा में लिखा, सबका गुणा किया तो हमको 23,460 मिला। तो ये LCM हो गया। अब इसके बाद इसकी जो प्रॉपर्टी है उसको वेरीफाई करते हैं। प्रॉपर्टी क्या है? दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होगा HCF और LCM के गुणनफल के। तो वेरीफाई करते हैं इसको। तो वेरीफाई करने के लिए हम दो संख्याएँ 510 और 92 का गुणा करेंगे और फिर HCF और LCM का भी गुणा करेंगे। HCF 2 आया, LCM 23,460 आया, तो इन दोनों का भी गुणा करेंगे यहाँ पर। तो गुणा करने पे आप देख सकते हो कि दोनों कैसा है? बराबर है। तो मतलब LHS और RHS बराबर है। तो ये हमारी जो प्रॉपर्टी थी वो वेरीफाई हो गई है। ऐसे ही बाकी सारे क्वेश्चंस को करना है। मेन दिक्कत आपको सिर्फ यहाँ पे आ सकती है LCM निकालना है। मैं तुम्हें कुछ क्वेश्चन समझा देता हूँ LCM निकालना कैसे है। तो देखो, जैसे 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 3 गुणित 3 गुणित 3 गुणित 5 गुणित 7 गुणित 9 लिखा है।
ठीक है। नीचे लिखा है 2 गुणित 2 गुणित 3 गुणित 5 गुणित 11 गुणित 17। ठीक है, इनका एलसीएम निकालना है ना। ये मान लो ए है और ये बी है, तो मुझे ए और बी का एलसीएम निकालना है। ए और बी मतलब कोई संख्या है ना। तो सबसे पहले तो एलसीएम निकालना है। सबसे पहले क्या करेंगे, कॉमन देखेंगे। 2 2 कॉमन है, यहाँ पे भी 2 2 कॉमन है, 3 3 कॉमन है, 5 5 कॉमन है। तो जो कॉमन है उनको एक एक बार लिख दो, है ना। जो कॉमन थे उनको लिख दिया हमने। 2 को लिख दिया, फिर 2 को लिख दिया, फिर 3 को लिख दिया, फिर 5 को लिख दिया। जो कॉमन थे सारे लिख दिए। अब उसके बाद जो नंबर बच रहा है उन सबको लिख दो गुणा में। तो 3 गुणित 3, फिर गुणा में 7 गुणित 7, सॉरी 7 गुणित 9, और फिर क्या बच रहा नीचे से 11 गुणित 17। ठीक है, तो जितनी भी संख्या थी सबको मैंने यहाँ गुणा में लिख दिया। आगे यहाँ पर मैं जगह नहीं थी, यहाँ से साइड में लिख दिया। अगर तुम लिखना चाहो साइड में तो साइड में लिखना, ठीक, एक साथ लिखना है ना, क्योंकि गुणा में वो। और 11 गुणित 17, ठीक है। तो ये एलसीएम होता है। बस फिर उनको गुणा कर देना आपने, तो एलसीएम हो जाएगा वो। तो ये सारे क्वेश्चन आप कर लेना, पीडीएफ मिल जाएगा आपको, डाउनलोड कर सकते हो। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोल रहा है वो, कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा, पहले अभाज्य गुणनखंड करना, ये जो कर रहे हैं हम इसको अभाज्य गुणनखंड बोलते हैं। तो अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है। तो ठीक है, पहले अभाज्य गुणनखंड करेंगे हम 12 के, तो वो आएगा 2 गुणित 2 गुणित 3, फिर 15 के करेंगे तो 3 गुणित 5, फिर 21 का करेंगे तो 3 गुणित 7। तो एलसीएम निकालना है, तो वो तरीका अलग रहेगा। पहले एचसीएफ निकालता है। एचसीएफ निकालने के लिए कॉमन देखेंगे, कॉमन आ रहा है यहाँ पर 3 3, तो 3 आ जाएगा। एलसीएम निकालने के लिए जो कॉमन आया था उसको लिखेंगे। उसके बाद देखो 2 2 आ रहा है तो 2 2 लिख दिया, 5 आ रहा है तो 5 लिख दिया, 7 आ रहा है तो 7 लिख दिया। फिर इन सब को गुणा करेंगे तो 420 मिल जाएगा मुझे। ठीक है, मैं आपको जो समझा रहा हूँ बस उस पर आपने काम करना, सब कुछ हो जाएगा, सॉल्व वगैरह, है ना। तो ये एलसीएम एचसीएफ वगैरह होगा, ये सब आप कर लेंगे। मुझे लगता है इसमें कोई ज़्यादा दिक्कत वाली बात है नहीं है। और यहाँ पर आता है, ये क्वेश्चन अच्छा है, इम्पोर्टेंट भी है। एचसीएफ हमको दे रखा है कि 306 और 657 का जो एचसीएफ है वो 9 आएगा, है ना। और तो ज्ञात कीजिए कि 306 और 657 का एलसीएम क्या होगा। मतलब एचसीएफ दे दिया हमको दोनों संख्याओं का, और एलसीएम ज्ञात करने के लिए कह रहा है वो। तो हमको जो दिया गया वो लिखेंगे हम, कि हमको एचसीएफ दिया गया है 306 और 657 का, जो कि 9 है, और हमको एलसीएम पता करना है 306 और 657 का। तो यहाँ पर इक्वल में हमने क्वेश्चन मार्क लिख दिया कि हमको उसको ज्ञात करना है। तो हमारे पास एक प्रॉपर्टी होती है कि जिन दो संख्याओं का हम एलसीएम और एचसीएफ पता कर रहे हैं उनका गुणनफल बराबर होता है उनके एचसीएफ और एलसीएफ के गुणनफल का, है ना। तो हम यहाँ पर इन दोनों संख्याओं 306 और 657 का क्या करेंगे, गुणा करेंगे, और ये बराबर रहेगा एचसीएफ और एलसीएम के गुणनफल के, है ना। तो ध्यान दो कि एचसीएफ हमको दे रखा है 9, तो हम एचसीएफ की जगह पे 9 लिख देंगे, और एलसीएम वैसा ही रहेगा, और इधर गुणा में जो लिखा है उसको भी वैसा ही रहने दिया हमने। यहाँ पे 9 गुणा में है, इसको इक्वल की दूसरी साइड भेजेंगे तो वो भाग में आ जाएगा। यहाँ पे जो लिखा है इसके भाग में आ जाएगा। तो देखो हमने इसके भाग में लिख दिया है यहाँ पे 306 गुणित 657/9। 9 से 657 कट गया 73 बार में, और बराबर में यहाँ पर एलसीएम बच रहा है, ठीक है। अब 306 और 73 का गुणा कर देंगे हम, तो आ रहा है 22,338। तो इसका मतलब है कि एलसीएम जो आ रहा है वो 22,338 आ रहा है। तो ये क्वेश्चन ख़त्म हो गया यहाँ पे। अब क्वेश्चन नंबर 5 में हमको कहा गया है कि जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 की घात n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। इसको समझो पहले। अंक 0 पर समाप्त होना, इसका क्या मतलब, जैसे कोई संख्या है 270, ये संख्या 0 पर समाप्त हो रही है, तो ऐसे ही कोई संख्या है जो 0 पर समाप्त हो रही है ना। अब उसके बाद प्राकृत संख्या n, प्राकृत संख्या n का क्या मतलब होता है, 1 से स्टार्ट होती है, 1 2 3 4 5, कोई सी भी संख्या हो सकती है, 100 150, है ना। तो कोई भी प्राकृत संख्या n। अब हमको दे रखा है संख्या 6 की घात n। 6 की घात n का मतलब है कि हम n की अलग अलग वैल्यूज़ लेंगे। जैसे n की वैल्यू 1 ले ली मान लो, तो 6 की घात 1 हो जाएगा, तो मतलब 6 आ जाएगा। अगर n की वैल्यू 2 ले ली तो 6 की घात 2 आ जाएगा, मतलब 36 आ जाएगा।
अगर n की वैल्यू 3 ले ली तो 6 की घात 3 आ जाएगा। तो कितना हो रहा है ये 216 लगभग, है ना। तो 6 की घात 3 216 लगभग हो रहा है ना। तो इस तरह से हम n की अलग अलग वैल्यूज रख रहे हैं। तो क्या कोई ऐसी संख्या मिल रही है जिसमें आखिरी में 0 आ जाए? तो ऐसा पॉसिबल नहीं है लगभग। क्यों? क्योंकि हर बार लास्ट में क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा, है ना। तो 0 नहीं मिल रहा है। तो यही चीज़ उसको एक्सप्लेन करनी है क्वेश्चन में, ठीक है। तो बोला समाप्त तो हो सकती है, तो हमारा जवाब आएगा नहीं। क्यों नहीं हो सकती है? क्योंकि आखिरी में 0 आ ही नहीं रहा था। अब कैसे बताएंगे उसको कि 0 नहीं आ रहा है? तो इस चीज़ को एक्सप्लेन करने के लिए तो एक सिंपल सी चीज़ है। हम 6 को लिख सकते हैं 2 गुणित 3। अब इसकी घात n है तो मतलब पूरे की घात n है, मतलब 2 की घात भी n है और 3 की घात भी n है और 6 की घात n। अब n की संख्या कुछ भी हो, कोई सी भी प्राकृत नंबर हो, मान लो 3 है तो 6 की घात 3 हो जाएगा, 2 की घात 3 हो जाएगा, 3 की घात 3 हो जाएगा, है ना। और 2 की घात 3 मतलब 2 गुणित 2 गुणित 2, और 3 की घात 3 मतलब 3 गुणित 3 गुणित 3, और 6 की घात 3 कितना आया था हमारे पास, 216, है ना। तो 216, तो इसका मतलब है कि 216 आया है हमारे पास, और इसका अभाज्य गुणनखंड ये रहा। तो इस अभाज्य गुणनखंड, इतना तो ठीक है, इतना समझ में आ गया होगा आपको। अब ये बोल रहा है कि ये जो संख्या है 0 पे समाप्त होगी, है ना। तो अगर हमको 6 की घात कुछ भी, मतलब 10, 15, 20, 100 कुछ भी करने पे एक ऐसी कोई संख्या मिल रही है जिसमें जो 0 पे समाप्त हो रही है। अगर कोई संख्या 0 पे समाप्त हो रही है, ठीक है, तो 100% वो 5 से विभाजित होगी, है ना। जैसे देखो ये संख्या 0 से विभाजित, 0 पे अंत हो रही है, तो 100% 5 से विभाजित होगी ही होगी, है ना। तो 6 की ऐसी कोई सी घात करने पर कोई संख्या मिलेगी जो 5 से विभाजित हो। अगर दिक्कत आ रही नहीं समझ में आ रहा था इसको स्किप करो, ठीक है। फिर भी अगर समझ में आ रहा तो समझो उसको। तो 5 से विभाजित हो रही है क्या ये? तो देखो 5 से विभाजित तो नहीं होगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर कई जगह 5 है ही नहीं, तो 5 से कैसे विभाजित होगा, कटेगा ही नहीं वो, है ना। तो 6 की घात कुछ भी कर लो, 5 से विभाजित होना ही नहीं है। तो 5 से विभाजित नहीं हो रही है, इसकी वजह से इसकी जो संख्या है वो 0 पे अंत नहीं होगी। तो हम यहाँ पर लिखेंगे, हम जानते हैं कि कोई भी धनात्मक प्राकृत संख्या जो 0 पर समाप्त होती है, ठीक है, कोई भी धनात्मक प्राकृत संख्या जो 0 पर समाप्त होती है, जैसे 270 0 पर समाप्त हो रही है, वह 5 से विभाज्य होती है। ये 5 से विभाज्य होगी। अब हम क्या कर रहे हैं कि 6 की घात n को हम बराबर लिख रहे हैं 2 की घात n गुणित 3 की घात n। इसको एक्सप्लेन कर दिया मैंने साइड में पहले ही। तो यहाँ पर 6 की घात n का अभाज्य गुणनखंडों में 2 और 3 है ना। मतलब यहाँ पर देखो, ये जो किया था हमने यहाँ पर, ये क्या था, ये अभाज्य गुणनखंड था। तो अभाज्य गुणनखंड में केवल 2 और 3 ही है ना, जो कि 5 से विभाजित नहीं होता है। अतः जो संख्या है 6 की घात n वो 0 पर समाप्त नहीं होगी। ऐसा करके लिख देना, हो गया क्वेश्चन खत्म, है ना। और ये 4 की घात n का भी लगभग कुछ ऐसा ही है। आपको जो भी एक्सप्लेन किया है मैंने वो सब वही चीज़ें यहाँ पर लागू होगी। क्या बोल रहा है ये, संख्याओं 4 की घात n पर विचार कीजिए जहाँ n एक प्राकृत संख्या है। जाँच कीजिए कि क्या n का कोई ऐसा मान है जिसके लिए 4 की घात n अंक 0 पर समाप्त होता है। तो अभी आपको जो एक्सप्लेन किया उससे आप समझिए, उसको हो जाएगा। ये बोलता है व्याख्या कीजिए कि ये दोनों संख्याएं भाज्य संख्या है। तो भाज्य संख्या किसको कहता है? वे संख्याएं जो किसी संख्या से विभाजित होती है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल 12 3 से विभाजित होती है, तो इसका मतलब है कि ये भाज्य संख्या है। 15 5 से विभाजित है, मतलब ये भाज्य संख्या है। वैसे ही ये संख्या क्या किसी संख्या से विभाजित हो रही है, तो चेक करना है। तो देखो पहली संख्या है ये रही, यहाँ से 13 कॉमन जा रहा है, 13 कॉमन ले लिया, तो हमारे पास बचा 7 गुणित 13 प्लस, तो प्लस लिखा, फिर 13 पूरा कॉमन चला गया तो यहाँ पर 1 बचेगा। तो देखो इसमें मैं 13 को विभाजित कर सकता हूँ, 13 से 13 कट जाएगा और मुझे मिलेगा 7 गुणित 11 धन 1, मतलब 13 से विभाजित है। तो 13 से विभाजित है मतलब ये भाज्य संख्या है। वैसे ही सेम सेकेंड वाली संख्या में भी करेंगे। यहाँ 5 लिखा, यहाँ 5 लिखा, 5 कॉमन चला जाएगा और ये 5 से विभाजित हो जाएगा। तो ये मतलब भाज्य संख्या है। और यहाँ पे यही चीज़ लिखी है
ठीक है, कि यहाँ 5 एक गुणनखंड है। गुणनखंड है मतलब 5 गुणा में लिखा हुआ है ना, 5 गुणा में लिखा हुआ है, 5 एक गुणनखंड है, अतः दी गई संख्या 5 से विभाजित है, ये भाज्य है ना। अब क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 में हमको कहा गया है कि किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं। सोनिया को कितने मिनट लगते हैं? 18 मिनट। जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगता है। मान लीजिए वह दोनों एक ही स्थान पर और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं। कितने समय बाद वह पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेगा? तो इसका मतलब है कि हम एक वृत्ताकार मार्ग पर दौड़ रहे हैं, ठीक है। सोनिया और रवि दोनों की स्पीड अलग अलग है। दोनों एक पॉइंट से दौड़ना स्टार्ट करते हैं और घूम के वापस आते हैं ना, तो स्पीड कम ज़्यादा है, तो सिंपल सी बात है रवि पहले आ जाएगा घूम के और सोनिया बाद में आएगी। और दोनों लगातार दौड़ रहे हैं, रुक ही नहीं रहा कोई भी। तो ये दोनों जो है इसी पॉइंट पे वापस कब मिलेंगे, ये पूछा गया है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर एलसीएम का यूज़ करेंगे। हम 18 और 12 का एलसीएम पता करेंगे। 18 और 12 क्यों? ये दोनों स्पीड है दोनों की ना, 18 और 12, हम इनका एलसीएम पता करेंगे। तो उससे हमको लिस्ट कॉमन मल्टीपल पता चलेगा, है ना। सबसे छोटा गुणांक समान गुणांक है ना, सबसे छोटा समान गुणांक। चलो ठीक है, करते हैं। तो 18 का करते हैं पहले। तो 18 का करेंगे तो 18 में 2 का भाग जा रहा है 9 बार, फिर 9 में 3 का भाग देंगे 3 बार गया, फिर 3 का भाग देंगे 1 बार। तो ये तो आपको आता है करते, ठीक है। तो 18 बराबर हो जाएगा 2 गुणित 3 गुणित 3 और 12 बराबर हो जाएगा 2 गुणित 2 गुणित 3। तो ये अभाज्य गुणनखंड हुआ अभी फ़िलहाल में, तो अभी हमको एलसीएम पता करना है। तो एलसीएम कैसे करेंगे? एलसीएम में पहले कॉमन देख लेंगे, कॉमन कौन कौन है। 2 है तो 2 लिख दो, 3 है तो 3 लिख दो, फिर कौन बच रहा है? ऊपर के साइड से 3 बच रहा है तो 3 लिख दो, नीचे की साइड से 2 बच रहा है तो 2 लिख दो और इनका गुणा कर दो। तो 2 तिया 6, 3 दूनी 6, 6 गुणित 6 हो गया और 6 36। तो ये एलसीएम हो गया और इतना ही टाइम लगेगा दोनों को इस पॉइंट पे वापस मिलने में, है ना। 36 मिनट बाद वो वापस मिल जाएंगे इस पॉइंट पे, अगर वो एक समान चाल से दौड़ेंगे, मतलब एक सेम स्पीड से दौड़ेंगे। अब अगला क्वेश्चन है कि सिद्ध कीजिए कि कर्णी 5 एक अपरिमेय संख्या है। तो इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आपको ये जानकारी होना चाहिए कि परिमेय संख्या किसे कहते हैं, अपरिमेय संख्याएं किसे कहते हैं, है ना। तो परिमेय संख्याएं वे संख्याएं होती है जिनको हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल 0.6, इसको मैं 6/10 लिख सकता हूँ, क्योंकि जैसे मैं 6 में 10 का भाग दूंगा मुझे 0.6 मिलेगा। तो मैंने 0.6 को p/q के रूप में लिखा। और यहाँ पर जो p और q है दोनों पूर्णांक होंगे। पूर्णांक का मतलब होता है p की जगह पे 10 हो सकता है, -5 हो सकता है, 0 हो सकता है, 17 हो सकता है। और यहाँ पर ये जो q है ये भी एक पूर्णांक है, बस यहाँ पर ये 0 नहीं होगा, 0 के अलावा सारे पूर्णांक चलेंगे। अब 0 में क्या दिक्कत आती है, अगर 3/, अगर हम 0 लिखे हैं तो इसका आंसर क्या आएगा, ये थोड़ी दिक्कत वाली बात है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम 12 में 3 का भाग देते हैं तो हमको 4 मिलेगा, ठीक है। 12 में अगर 3 का भाग देंगे तो 4 मिलेगा। अब इसकी रिवर्स प्रोसेस देखो कि अगर हम 3 और 4 का गुणा करते हैं, ठीक, क्या करते हैं 3 और 4 का गुणा करते हैं तो हमको वापस से 12 मिल जाएगा, है ना। तो अब अगर हम 3 में 0 का भाग दे रहे हैं तो यहाँ पर ऐसा कौन सा नंबर लिखे है, ठीक है, जिसका 0 से गुणा करने पे मुझे वापस से 3 मिल जाए। तो क्या कोई ऐसी संख्या है जिसका गुणा 0 से करने पे मुझे 3 दे दे? मतलब हम एक ऐसी संख्या के बारे में विचार कर रहे हैं जिसका हम गुणा 0 से करेंगे और हमको 3 मिल जाएगा। तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि 0 से किसी भी संख्या को गुणा करो 0 ही मिलेगा। तो ऐसी कोई संख्या पॉसिबल ही नहीं है। तो इसलिए हम बोलते हैं कि जब भी किसी संख्या के बटे में 0 आएगा तो उसका मान का अस्तित्व नहीं होगा, वो परिभाषित नहीं होगा, ठीक है। तो इसलिए हम बोल रहे हैं कि यहाँ पर q नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो ये होता है परिमेय संख्या। अब आगे बढ़ते हैं।
अब इस प्रकार से किसी भी संख्या को हम अगर p बटे q के रूप में लिख सकते हैं तो वो परिमेय संख्या होती है। अब एक और चीज़, हम किस किस संख्या को p बटे q के रूप में लिख सकते हैं, जैसे अगर दशमलव के बाद कोई संख्या रिपीट हो रही है, जैसे 6 7 8 9 6 7 8 9 6 7 8 9 ऐसा रिपीट हो रहा है, बंच में रिपीट हो रहा है ये, ठीक है। तो बंच में रिपीट हो रहा है तो इसका मतलब है कि परिमेय संख्या है। और अगर नंबर रिपीट नहीं हो रहा है, भले अनंत तक जा रहा है, उससे कोई दिक्कत नहीं है ना, भले ही अनंत तक जा रहा है, मतलब अशांत है, अशांत बोलते हैं उसको। अगर ये नंबर चलते जा रहे कभी ख़त्म नहीं हो रहा है तो इसको बोलते हैं अशांत, है ना, अशांत है ये, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है ना। अगर यहाँ पर नंबर रिपीट हो रहे हैं तो वो परिमेय संख्या है। अपरिमेय कब होगा? सिर्फ एक कंडीशन में। अपरिमेय कौन सी कंडीशन में होगा? जब हम नंबर को p बाय q के रूप में ना लिख सके, मतलब p बटे q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। अब किन नंबर को नहीं लिख सकते? ऐसे नंबर जो कि एक के बाद एक नए नए नंबर मिलते जाते हैं और रिपीट भी नहीं होता है, जैसे यहाँ पर 1 4 1 5 9 और आगे भी नए नए नंबर आते जा रहे हैं, रिपीट नहीं हो रहे, नए नए नंबर आते जा रहे हैं। नए नए नंबर मतलब 2 3 0 2 3 5 7 8 9 1 7 6 2। तो यहाँ पर बंचे में रिपीट हो रहा है ना, ऐसा बंचे में कोई रिपीट नहीं हो रहा है ना। तो अगर रिपीट नहीं हो रहा और अनंत तक जा रहे हैं तो इसका मतलब है कि वो अपरिमेय संख्या है, ठीक है। इसको बोलते हैं हम अपरिमेय संख्या। अब अपरिमेय संख्या कैसे होती है? पहली चीज़ अशांत होती है ना। अशांत मतलब अनंत तक जा रही है डेसिमल के बाद, और प्लस कैसी होती है? अनावर्ती। अनावर्ती, अनावर्ती का मतलब होता है कि नंबर रिपीट नहीं होते हैं यहाँ पर। और यहाँ पर कैसे नंबर होते हैं? आवर्ती। मैं शायद से आवर्ती लिखने में गलती कर रहा हूँ, क्या पता, ठीक है, आपने देख लेना। आवर्ती का मतलब होता है नंबर रिपीट हो रहा है ना, तो इसमें परिमेय संख्या होती है। और अनावर्ती मतलब नंबर रिपीट नहीं हो रहा है, वो अपरिमेय संख्या है। तो ये होता है परिमेय और अपरिमेय, ठीक है। भाज्य अभाज्य से समझ में आ गया होगा। अगर कोई संख्या है हमारे पास 17, इसमें किसी भी छोटे नंबर का भाग नहीं जा रहा है, विभाजित नहीं हो रहा है ये, तो ये अभाज्य हो गया। और जैसे 15 है, 15 भाज्य है क्योंकि यह 3 से विभाजित है और 5 से भी विभाजित है, तो ये भाज्य हो गया, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, तो क्वेश्चन पे आ जाते हैं वापस से। सिद्ध कीजिए कि करनी 5 एक अपरिमेय संख्या है। तो इसको सिद्ध करना है कि अपरिमेय संख्या है, तो एक सिंपल सा काम करेंगे हम कि उसको पहले परिमेय मान लेंगे। तो देखो, कोई भी संख्या है या तो वो परिमेय होती है या अपरिमेय होती है। अगर हम उसको परिमेय मान के चल रहे हैं, है ना, मान के चले और आगे कोई गलती हो जाए हमसे, ठीक है, हम मान के चले और आगे कोई गलती हो जाए तो इसका मतलब है कि हमारी स्टार्टिंग ही गलत थी कि हमने उसको परिमेय माना, वो ऑटोमेटिक अपरिमेय बन जाएगी, है ना। जैसे फॉर एग्जांपल आप कोई काम कर रहे हो, आपने स्टार्टिंग ही गलत कर दी। क्या कर दी? स्टार्टिंग ही गलत कर दी, और करते गए आखिरी में रिज़ल्ट गलत आ गया, तो आप क्या बोलोगे? हमने जहाँ से स्टार्टिंग की थी वही गलत थी। वैसे ही हम यहाँ पर क्या करेंगे कि परिमेय मान लेंगे और आगे सॉल्व करते जाएंगे और देखेंगे रिज़ल्ट गलत आ जाएगा, तो फिर उसको देख के बोलेंगे कि हमने जो स्टार्टिंग की थी वही गलत थी हमारी, कि वो परिमेय है। वो परिमेय नहीं अपरिमेय होगा, ऐसा करके हम उसको अपरिमेय सिद्ध कर देंगे। ऐसा हम मैथ्स में बहुत ज़्यादा करते हैं ना, मैक्सिमम टाइम में यही करते हैं। जो सिद्ध करना था उसको उल्टा मान लेते हैं और फिर गलत रिज़ल्ट ले आते हैं और फिर बोल देते हैं कि रिज़ल्ट गलत आ रहा है इसलिए जो माना है वो गलत है। तो यही करेंगे हम। चलो करते हैं कि माना कि करनी 5 एक परिमेय संख्या है जो कि दिए गए का विपरीत है ना। हमको अपरिमेय सिद्ध करना है, हम उसका विपरीत मांग रहे हैं, परिमेय संख्या है। उसके बाद लिख देना इस प्रकार की करनी 5 बराबर p बटे q। अगर परिमेय संख्या है तो उसको p बटे q के रूप में ले सकते हैं। और यहाँ पर p और q कैसे होंगे? p और q सहअभाज्य पूर्णांक है तथा q नॉट इक्वल टू 0 है। तो देखो यहाँ पर सहअभाज्य पूर्णांक का क्या मतलब होता है? पूर्णांक तो मतलब समझते होगा आप, पूर्णांक मतलब 50 -17 100 150 ये सब पूर्णांक हो गए। अभाज्य का मतलब होता है कि उसमें किसी संख्या का भाग नहीं जाएगा, जैसे एक साथ भाग नहीं जाएगा, है ना। अपन जोड़े में बात कर रहे हैं, जैसे 13 और 15, इसमें किसी एक संख्या का भाग नहीं जा रहा है, तो ये सहअभाज्य हो गया। अब अगर 12 और 8 ले ले तो इसमें 2 का भाग जा रहा है दोनों में, तो ये सहअभाज्य नहीं है ये, लेकिन ये सहअभाज्य है, इसको बोलते हैं सहअभाज्य।
अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर ये नहीं आएगा ना, गलती है वो, और यहाँ पर इस प्रकार की लिख लेना, वो ज़्यादा सही लगता है। और अब क्या करेंगे, हमारे पास ये जो लिखा है करनी 5 बराबर पी बटे क्यू, इसका हम दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे। तो करनी 5 का वर्ग करेंगे और पी बटे क्यू का भी वर्ग करेंगे। तो वर्ग से करनी कट गया और 5 बराबर आ जाएगा पी का वर्ग और क्यू का वर्ग। ठीक है, दोनों का वर्ग हो जाएगा यहाँ पर। अब ये जो क्यू का वर्ग है इधर भाग में तो उधर जाके गुणा में, तो 5 क्यू का वर्ग हो जाएगा और बराबर पी का वर्ग। इसको आप समीकरण 1 नाम दे सकते हो। और इसको इस तरह से लिखना चाहो तो लिख सकते हो कि 5 गुणा में तो उधर जाके भाग में, और नहीं भी लिखो तो चलेगा, इसकी आवश्यकता नहीं है मेरे हिसाब से। अब यहाँ पर देखो हो क्या रहा है, 5q² बराबर p² आ रहा है यहाँ पे, है ना। तो हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं कि 5q का वर्ग में हम 5 का भाग दे सकते हैं, मतलब ये 5 से विभाजित है, 5 से 5 कट जाएगा, है ना। तो मतलब ये 5 से विभाजित है और ये p² के बराबर है, तो इसका मतलब है कि p² भी 5 से विभाजित है ना। 2 मिनट रुकिए, दो मिनट चलने दीजिए ना, मुझे आपको नोट्स भी प्रोवाइड करने हैं, इसलिए उसमें नहीं लिख सकते क्योंकि उसमें सेव नहीं होता है। होता तो है पर प्रॉपर तरीके से सेव नहीं होता है। यहाँ सही रहेगा, ठीक है, यहाँ पे आ जाता है। ठीक है, अगर आप इसको ना भी लिखो तो चलेगा, ये है ना जो लिखा है इसको ना भी लिखो तो चलेगा। तो ध्यान दो, यहाँ पर 5q² जो है 5 से विभाजित है, तो और p² के बराबर है, इसका मतलब p² भी 5 से विभाजित है ना। तो हम क्या बोलेंगे यहाँ पर, अर्थात 5q² 5 से विभाजित है या विभाजित होगा। तो p² भी 5 से विभाजित होगा। या फिर एक काम करते, इतना नहीं लिखते अपन, थोड़ा लिखने का काम कम कर देते हैं ना। 2 मिनट रुक जाओ, अपन कोशिश करेंगे कम से कम लिखे अपन, है ना, क्योंकि भूल जाते हैं बच्चे, दिक्कत ये है। ठीक है, तो अपन कम लिखते हैं। 5q² 5 से विभाजित है, तो अपने को पता है कि p² भी 5 से विभाजित होगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे, अर्थात इससे क्या क्लियर हो रहा है हमको इससे ये क्लियर हो रहा है कि p² 5 से विभाज्य है। विभाज्य मतलब विभाजित है, विभाज्य है। तब p² 5 से विभाजित है, तब p भी 5 से विभाज्य है। ठीक है, मतलब p भी 5 से विभाजित होगा, है ना। आगे बढ़ते हैं। अब देखो p भी 5 से विभाजित होगा। अब 5 से विभाजित हो रहा है, इसका क्या मतलब है ये समझो। जैसे 15 है, यहाँ लिखता है 15 है, 5 से विभाजित हो रहा है, तो कितना आएगा 3, है ना। तो हम क्या लिख सकते हैं, 15 बराबर 5 गुणित 3, है ना। तो कोई भी अगर संख्या 5 से विभाजित हो रही है तो वो 5 का गुणांक होगी, है ना। उसको हम ऐसे अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिख सकते हैं जहाँ पर 5 गुणांक के रूप में हो। तो मान लो यहाँ पर कोई संख्या p है ना, मतलब कोई सी भी संख्या हो सकती है, तो यहाँ इसके गुणांक के रूप में 5 आएगा और यहाँ संख्या दूसरी होगी, मान लो m मान लेते हैं उसको, और m एक पूर्णांक होगा, तो p बराबर क्या होगा 5m। तो हम मान लेते हैं कि अगर वो 5 से विभाजित हो रहा है, तो माना कि p बराबर 5m। ठीक है, जहाँ m क्या चीज़ होगी, पूर्णांक, m एक पूर्णांक है ना। अब देखो यहाँ पर अगर नंबर चेंज हो रहा है, 15 की जगह अगर अपन कुछ और ले लेते हैं, 15 की जगह कुछ और ले लेते हैं ना, एग्जांपल के तौर पे मान लो 50 है, कितना है 50 है। तो 50 में भी अगर 5 का भाग दे रहे हो तो कितनी बार जाएगा, 10 बार में जाएगा। तो इसका मतलब है कि हम 50 बराबर लिख सकते हैं 5 गुणित 10, है ना। तो यहाँ पर भी देखो 5 गुणांक के रूप में आया है, संख्या चेंज होने पर ये भी चेंज हुआ है ना।
तो कुछ भी संख्या हो सकती है इसलिए हमने उसको m मान लिया। यहाँ पर भी कुछ भी संख्या हो सकती है इसलिए उसको p मान लिया। और p को तो हम पहले बोल चुके हैं कि पूर्णांक है, और m को भी यहाँ पर बता दिया हमने कि m भी एक पूर्णांक है ना। तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं। तो p बराबर 5m, इसको समीकरण 1 नाम दिया हमने। तो एक काम करते हैं, ये जो p का मान है उसको समीकरण 1 में रखते हैं, है ना। तो p का मान समीकरण 1 में रखने पर, है ना, समीकरण 1 में रखने पर। तो हमने इतना लिख दिया है तो अपन इसको भी मिटा देते हैं, ठीक है। तो अपन क्या कर रहे हैं, यहाँ पर p की जो मान है उसको समीकरण 1 में रख रहे थे। यहाँ पर ये जो p का मान है, p बराबर 5m, इसको यहाँ पर समीकरण 1 में रखेंगे। तो 5q स्क्वायर बराबर p स्क्वायर है, तो p की जगह पे 5m लिख दिया अपन ने। अब ये पूरे का वर्ग है तो वर्ग कर देते हैं, 5 का वर्ग करेंगे 25 और m का वर्ग हो जाएगा। ये जो 5 है गुणा में उधर जाके भाग में चला जाएगा, 25/5 m स्क्वायर। तो q स्क्वायर बराबर आ जाएगा, 5 से 25 कट जाएगा 5 बार में, तो 5m स्क्वायर। तो यहाँ पर देख सकते हो कि 5m स्क्वायर 5 से विभाज्य है, मतलब 5 का हम भाग दे सकते हैं उसमें, क्योंकि 5 से 5 कट रहा है। तो अगर 5m स्क्वायर 5 से विभाज्य है तो q स्क्वायर भी 5 से विभाज्य होगा, क्योंकि ये दोनों बराबर है। हम खुद बोल रहे हैं यहाँ पे बराबर के चिन्ह लगाए ना अपन ने, मतलब 5 से विभाज्य है, तो q स्क्वायर भी 5 से विभाजित है। तो हम लिखेंगे अर्थात q स्क्वायर 5 से विभाज्य, तब q भी 5 से विभाज्य होगा, ठीक है। अगर q स्क्वायर विभाज्य हो रहा तो q भी विभाज्य होगा 5 से, ऐसी एक प्रॉपर्टी है ना ये। अब देखो हमने क्या बोला कि यहाँ पर पीछे देखो, हमने यहाँ पर बोला कि p 5 से विभाज्य, इसको हाईलाइट करता है, p 5 से विभाज्य है, ठीक है। उसके बाद फिर हमने यहाँ पर बोला कि q 5 से विभाज्य है, दोनों कैसे हैं, 5 से विभाज्य है। और यहाँ पर हमने क्या लिखा कि दोनों कैसे हैं, सहअभाज्य। सहअभाज्य का मतलब होता है कि कोई एक संख्या दोनों p और q को विभाजित नहीं करेगी। लेकिन यहाँ पर देखो कि p भी विभाजित, p को भी 5 विभाजित कर रहा है, q को भी 5 विभाजित कर रहा है, दोनों को 5 विभाजित कर रहा है, मतलब वो सहअभाज्य नहीं है ना। उसने तो सहअभाज्य होना चाहिए था लेकिन सहअभाज्य नहीं है। तो इसका मतलब है कि हमने जो माना था वो क्या हो गया, गलत हो गया, है ना। तो हम बोलेंगे अतएव, या फिर स्पष्ट है कि, है ना, स्पष्ट है कि, ऐसा बोल देते हैं, स्पष्ट है कि, स्पष्ट है कि हमारी परिकल्पना गलत है। स्पष्ट है कि हमारी परिकल्पना गलत है। हमारी परिकल्पना क्या थी कि कर्ण 5 परिमेय संख्या है ना, अतः कर्ण 5 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। तो एक बार फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ मैं। हमने क्या किया हुआ है, हमने बस कर्ण 5 को एक अपरिमेय संख्या ऐसा सिद्ध करना था, तो हमने इसको परिमेय संख्या माना। अब परिमेय संख्या माना तो उसको हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। और p और q क्या है, सहअभाज्य पूर्णांक है, मतलब यहाँ पर किसी संख्या का भाग नहीं जाएगा दोनों में, है ना, और दोनों पूर्णांक है। तो सहअभाज्य पूर्णांक है और q नॉट इक्वल टू 0 है। अब दोनों पक्षों का हमने क्या किया, यहाँ पे वर्ग किया, कर्ण 5 का वर्ग किया तो वर्ग से कर्ण कट गई, p का वर्ग किया p वर्ग आ गया, q का वर्ग किया q वर्ग आ गया। यहाँ पे q का वर्ग इधर भाग में था तो उधर जाके गुणा में आ जाएगा, तो 5q का वर्ग आ जाएगा बराबर में p का वर्ग आ जाएगा। इसको हमने समीकरण 1 नाम दे दिया। अब इसके बाद हम ये बोल रहे हैं कि यहाँ पर 5q स्क्वायर जो है 5 से विभाजित है,
होगा, ठीक है। इसलिए पी स्क्वायर भी 5 से विभाजित होगा। तो हम बोल रहे हैं अर्थात पी स्क्वायर 5 से विभाज्य है, तब पी भी 5 से विभाज्य है, ठीक है। उसके बाद अगर p 5 से विभाज्य है तो वो 5 का गुणांक होगा, है ना। तो इसलिए हमने माना है कि p बराबर 5 है, जहाँ m एक पूर्णांक है। फिर क्या करेंगे हम, p का ये जो मान है उसको समीकरण 1 में रखेंगे, है ना। ये जो समीकरण 1 है इसमें रखेंगे। तो हम इसको समीकरण 1 में रखेंगे। यहाँ पर p की जगह पे 5m, ये पूरे का वर्ग हो जाएगा। 5 का वर्ग करेंगे 25, m का वर्ग 5 गुणा में तो उतरे जाके भाग में, तो 25/5 m का वर्ग। 25 से 5 कट जाएगा 5 बार में, तो q वर्ग बराबर 5m का वर्ग। अर्थात q वर्ग 5 से विभाज्य है। क्यों? क्योंकि देखो 5m का वर्ग जो है 5 से विभाजित है। यहाँ पर मैंने बताया 5 से हम इसको विभाजित कर सकते हैं। अगर 5 से भाग देंगे तो 5 से 5 कट जाएगा, मतलब 5 से विभाजित है। तो क्यू स्क्वायर भी 5 से विभाजित होगा, और अगर क्यू स्क्वायर 5 से विभाजित है तो क्यू भी 5 से विभाजित होगा। तो स्पष्ट है कि हमने जो माना था वो गलत है कि p और q सहभाज्य है, क्योंकि दोनों के दोनों p और q दोनों 5 से विभाजित हो रहा है। तो स्पष्ट है कि हमारी परिकल्पना गलत है। अतः कर्ण 5 एक अपरिमेय संख्या है। अच्छा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ सकता है तो उसको कर लेना। अब यहाँ पर देखो क्वेश्चन नंबर 2 है। तो सेकंड में हमको कहा गया है कि सिद्ध कीजिए कि 3 धन 2 कर्ण 5 एक अपरिमेय संख्या है। तो वही चीज़ करेंगे हम, इसको अपरिमेय सिद्ध करना है, इसलिए इसको हम परिमेय संख्या मानेंगे। तो लिखते हैं, माना 3 धन 2 कर्ण 5 एक परिमेय संख्या है, जो कि दिए गए का विपरीत है ना। इस प्रकार की 3 धन 2 कर्ण 5 बराबर p/q। अगर ये परिमेय संख्या है तो उसको हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। और यहाँ पर p और q दोनों कैसे होंगे, सहभाज्य होंगे और पूर्णांक होंगे, ठीक है। सहभाज्य का मतलब मैंने समझा दिया। तथा यहाँ पर p/q नहीं आएगा, q ≠ 0 है। अब ध्यान दो, यहाँ पर ये धन का 3 है, उधर जाके माइनस का हो जाएगा, तो इधर बचेगा 2 कर्ण 5 बराबर p/q। धन का उधर जाके माइनस का हो गया। अब इसको सॉल्व करने का तरीका ये रहेगा, तिरछा गुना, q को गुणा 3 में करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर इसको सॉल्व करने का तरीका अलग बता रखा है सर ने, कोई बात नहीं, ठीक है। यहाँ पर 3 के बटे में 1 मान लिया। देखो 2 तरीके होते हैं, p/q -3 लिखा है तो p लिखो, माइनस है तो माइनस लिखो, q को गुणा 3 में करो, 3q और पूरे के बटे में q आ गया। एक तरीका तो ये होता है। एक तरीका ये है कि 3 के बटे में 1 मान लो, 3 के बटे में 1 माना जा सकता है। फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 1 का गुणा p में करो, p आएगा, फिर माइनस तो माइनस, फिर 1 का गुणा 3 में करो तो 3q आएगा, और पूरे के बटे में यहाँ पे q आ जाएगा, है ना। तो ये हो गया। अब ध्यान देना यहाँ पे, p -3q/q आया हमारे पास। अब ये 2 गुणा में इधर है ना, यहाँ पर ये जो 2 है वो गुणा में है, तो इधर आके भाग में आ जाएगा। तो कर्ण 5 बराबर p -3q/2q, ये आया हमारे पास। तो ध्यान दो, यहाँ पर हम बोलेंगे यहाँ पर चूँकि, या फिर चूँकि लिख सकते हैं, चूँकि ज़्यादा सही रहेगा। चूँकि कर्ण 5 बराबर नहीं है p -3q/2q के, बराबर क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पर ध्यान दो कि p -3q/2q ये एक परिमेय संख्या है, ये p/q के फॉर्म में है। देखो यहाँ पर p एक पूर्णांक है, q एक पूर्णांक है, तो एक पूर्णांक में से दूसरे पूर्णांक को माइनस करोगे तो पूर्णांक ही बचेगा, और नीचे की साइड भी एक पूर्णांक है, तो ऊपर भी पूर्णांक है नीचे भी पूर्णांक है। इसका मतलब है कि परिमेय संख्या है, ये जो लिखा है यहाँ पर ये परिमेय संख्या है। तो हम बोल रहे हैं कि क्योंकि p -3q/2q परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, तथा कर्ण 5 एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है।
ठीक है। कर्णी 5 एक अपरिमेय संख्या है। अब तो इससे क्लियर हो रहा है हमको कि एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या तो दोनों आपस में बराबर हो ही नहीं सकता है। यहाँ पर बराबर आ रहा है, लेकिन दोनों संख्या अलग अलग, एक परिमेय एक अपरिमेय, तो बराबर होने का तो कोई संभावना है ही नहीं यहाँ पर। और लेकिन यहाँ पर ये बराबर आ रहा है, तो इसका मतलब है कि हमारा जो रिज़ल्ट आया है वो गलत आ रहा है। तो इसका मतलब है कि रिज़ल्ट गलत क्यों आ रहा है? क्योंकि हमने जो माना है वो गलत है। तो फिर हम बोलेंगे कि हमारी जो परिकल्पना है वो कैसी है? गलत है। तो फिर हम बोलेंगे स्पष्ट है कि हमारी परिकल्पना गलत है। ठीक है, स्पष्ट है कि हमारी परिकल्पना गलत है। अतः क्या लिखा था? 3 धन 2 कर्णी 5, 3 धन 2 कर्णी 5 एक अपरिमेय संख्या है, या फिर केवल लिख दो कि अपरिमेय संख्या है। ठीक है, अतः 3 धन 2 कर्णी 5 अपरिमेय संख्या है। अब इसके बाद फिर अगला क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय है। तो 1/2 को अपरिमेय सिद्ध करना है। तो जैसा अभी तक हम करते आ रहे हैं वैसे ही करेंगे कि माना 1/2 एक परिमेय संख्या है जो कि दिए गए का विपरीत है। फिर यहाँ लिखेंगे इस प्रकार कि 1/2 बराबर P/Q। अगर परिमेय है तो हम उसको P/Q के रूप में लिख सकते हैं। और फिर लिखेंगे जहाँ P व Q अभाज्य पूर्णांक है तथा Q नॉट इक्वल टू 0। अब ध्यान दो यहाँ पे, अब बटे में कर्णी 2 है तो इसको हटाएंगे, तो इसके लिए हर का परिमेयकरण करेंगे। तो 1/2 वापस लिखा। हम यहाँ पर हर में जो कर्णी 2 लिखा है उसका गुणा भी करेंगे और भाग भी देंगे। 1 में कर्णी 2 का गुणा करेंगे तो कर्णी 2 आ जाएगा। कर्णी 2 में फिर कर्णी 2 का गुणा करेंगे, है ना। तो यहाँ पर कर्णी 2 में कर्णी 2 का गुणा करेंगे तो ध्यान दो क्या होगा। 1 मिनट रुको, है ना, इसको अपन मिटा ही देते हैं। यहाँ पर 1 में कर्णी 2 का गुणा करेंगे तो कर्णी 2 आ जाएगा अपने पास, और कर्णी 2 में कर्णी 2 का गुणा करेंगे तो कर्णी 2 का वर्ग आ जाएगा और बराबर P/Q। अब वर्ग से कर्णी कट जाएगा और कर्णी 2/2 आ जाएगा और बराबर में P/Q आ जाएगा यहाँ पे। अब ध्यान देना यहाँ पे कि ये जो 2 भाग में है उधर जाके गुणा में चला जाएगा, है ना। यहाँ पे 2 जो भाग में है वो उधर जाके गुणा में चला जाएगा, और 2 जैसे गुणा में आएगा 2P/Q आ जाएगा और बराबर में यहाँ पे अपन इसको समीकरण 1 मान रहे हैं ना। तो यह हमारे पास आया है रिज़ल्ट। तो इससे क्या समझ में आ रहा है? इससे ये समझ में आ रहा है हमको, यहाँ पर जो लिखा हुआ उससे ये समझ में आ रहा है कि 2P/Q एक परिमेय संख्या है और ये बराबर है कर्णी 2 के। लेकिन हमको तो पता है ना कि कर्णी 2 अपरिमेय संख्या है और ये परिमेय संख्या है, तो मतलब है कि हमारा जो रिज़ल्ट आ रहा है वो गलत आ रहा है। तो फिर हम बोलेंगे चूँकि, ठीक है, हम क्या बोलेंगे, चूँकि कर्णी 2 बराबर नहीं है 2P/Q के। यही लिखा है ना, एक बार देख लेते हैं। हाँ, 2P/Q के, है ना। तो चूँकि कर्णी 2 बराबर नहीं है 2P/Q के, क्योंकि क्यों बराबर नहीं है भाई? क्योंकि 2P/Q परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है तथा कर्णी 2 अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं स्पष्ट है कि हमारी परिकल्पना
गलत है। गलत क्यों है? क्योंकि हमने जो माना है वो उसकी वजह से जो रिज़ल्ट आया वो गलत आ गया है। अतः 1/2 अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। ठीक है। अब सेकेंड वाला 7×5 सेम चलेगा। ठीक है, यहाँ पर लिखने में बहुत सारी गलतियाँ हैं। एक तो यहाँ पर आएगा इस प्रकार की, और यहाँ पर डिफाइन करना पड़ेगा जहाँ P व Q सह अभाज्य पूर्णांक है तथा Q नॉट इक्वल टू 0 है ना। तो हर बार हमको ये सेम लाइन लिखनी है, बस संख्याएं चेंज होती रहेगी कि माना 7×5 एक परिमेय संख्या है जो कि दिए गए का विपरीत है। इस प्रकार की 7×5 बराबर P/Q, जहाँ P और Q कैसे है? सहभाज्य पूर्णांक है तथा Q नॉट इक्वल टू 0 है। अब ध्यान दो, इधर 7 गुणा में है तो उधर जाके यहाँ 7 गुणा में तो इधर आके भाग में आ जाएगा, है ना। तो जैसे वो भाग में आएगा तो P/7 Q हो जाएगा। फिर से वही चीज़ वापस से लिखना है, चूँकि करनी 5 बराबर नहीं है P/7 Q के, क्योंकि Q बराबर नहीं है क्योंकि P/7 Q परिमेय है। ठीक है, परिमेय संख्या है तथा करनी 5 अपरिमेय संख्या है, इसलिए वो आपस में बराबर नहीं हो सकते, अपरिमेय संख्या है। ठीक है, स्पष्ट है कि हमारी परिकल्पना गलत है। ठीक है, स्पष्ट है कि हमारी परिकल्पना गलत है। अतः संख्या क्या थी? 7×5, अतः 7×5 अपरिमेय संख्या है। ये सिद्ध हो गया। आगे बढ़ते हैं। अब बोलते हैं सिद्ध कीजिए कि करनी 3 एक अपरिमेय संख्या है। तो सेम जैसे करनी 5 में किया था बिल्कुल वैसा ही करेंगे। एक बार मैं फिर से समझा देता हूँ, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। माना कि करनी 3 एक परिमेय संख्या है जो कि दिए गए का विपरीत है। उसके बाद फिर हम बोलेंगे इस प्रकार की करनी 3 बराबर P/Q, जहाँ P व Q सहभाज्य पूर्णांक है तथा P/Q, ये Q लिखते हैं यहाँ पर, तथा Q नॉट इक्वल टू 0 आएगा। अब देखो दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे ना हम, तो करनी 3 का वर्ग करेंगे और P/Q का भी वर्ग करेंगे। वर्ग से करनी कट गई तो यहाँ पे 3 मिल जाएगा, P का वर्ग हो जाएगा और Q का वर्ग हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अब ध्यान दो, ये Q² जो है इधर भाग में है तो इधर आके गुणा में, तो 3Q² के साथ गुणा में आ जाएगा और इधर बचेगा P²। तो ठीक है, इतना काफ़ी है। ये वाली लाइन ज़रूरी नहीं है, इसको लिखना ज़रूरी नहीं है ना। तो हम क्या बोलेंगे इससे, ये सब लाइनें मैं मिटा रहा हूँ ना, अपन अपने हिसाब से लिखते हैं। हम क्या लिखेंगे, हम ये लिखेंगे कि यहाँ पर देखो 3Q² बराबर है P² के, मतलब ये दोनों आपस में बराबर है मतलब सेम प्रॉपर्टी से रखेंगे। तो 3Q² 3 से विभाजित है, क्योंकि 3 का अगर मैं इसमें भाग दे देता हूँ, मैं यहाँ पर अगर मैं यहाँ पर इसमें 3 का भाग देता हूँ, 3 से 3 कट जाएगा, तो मतलब ये 3 से विभाजित है ना। तो 3 से विभाजित है तो P² भी 3 से विभाजित होगा। तो हम लिखेंगे अर्थात P² 3 से विभाज्य होगा, तब P भी 3 से विभाज्य मतलब विभाजित होगा ना, विभाज्य होगा।
अब इसके बाद क्या करेंगे हम यहाँ पर ये बोल रहे हैं कि P 3 से विभाजित है ना, मतलब 3 से विभाजित होगा। तो मान लेते हैं कि माना कि जो P है हमारा वो 3 का गुणांक है, मतलब m की जगह पे कोई संख्या आएगी, कोई सा भी पूर्णांक होगा जहाँ m एक पूर्णांक संख्या है। ठीक है, पूर्णांक संख्या ऐसा लिख देते हैं, एक नहीं लिखता है। ठीक है, जहाँ m पूर्णांक संख्या है। तो ऐसा क्यों लिखते हैं हम? देखो P 3 से विभाजित हो रहा है, इसका मतलब 100% वो 3 का गुणांक होगा। अब m की जगह पे कोई सा भी नंबर हो सकता है। अगर m की जगह 4 हुआ तो 4 गुणे 3 कितना होता है? 12। 12 3 से विभाजित है। अगर m की जगह पे 5 हुआ तो 5 गुणे 3 15। 15 भी 3 से विभाजित है। अगर m की जगह पे 9 हुआ तो 9 18 9 3 27। तो 27 भी 3 से विभाजित है। तो m की जगह कोई सी भी संख्या लिखो, 3 का गुणा करने पर जो संख्या मिलेगी वो 100% 3 से विभाजित होगी। इसलिए हमने माना कि P बराबर 3m है। अब इस P के मान को समीकरण 1 में रखेंगे। हम लिखेंगे P का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है। तो ये जो P का मान आया है उसको समीकरण 1 में रखते हैं। 3 बराबर ये जो P² है, P² की जगह पे हम क्या लिखेंगे? P बराबर 3 है। 3 बराबर P² की जगह पे 3m लिखेंगे पूरे का वर्ग, और 3 बराबर 3 का वर्ग करेंगे 9 और m का वर्ग आ जाएगा। अब ध्यान दो, यहाँ पर ये जो 3 है गुणा में उधर जाके भाग में हो जाएगा। तो Q² बराबर 9/3 P²। ठीक है, एक बार फिर बता देता हूँ आपको। यहाँ पर 3 इधर गुणा में है तो उधर जाके भाग में आ जाएगा, और यहाँ पर m लिखा है ना, m²। अब देखो 9 से 3 जो है, अब इसको काट देंगे, 3 बार में कटेगा ये, तो Q² बराबर आ जाएगा 3m²। तो देखो यहाँ पर 3m² जो है 3 से विभाजित हो रहा है, और ये बराबर है Q² के, तो इसका मतलब है कि Q² भी 3 से विभाजित होगा। तो हम लिखेंगे अर्थात Q² 3 से विभाज्य है, तब Q भी 3 से विभाज्य, 3 भी Q से विभाज्य होगा, है ना। तो ये हो गया। अब Q 3 से विभाज्य है, P भी 3 से विभाज्य है। हमने अभी थोड़ी देर पहले क्या बोला, यहाँ पे देखो, इसको हाईलाइट करके दिखाता हूँ मैं आपको। हमने बोला कि P 3 से विभाज्य है, फिर इधर बोला हमने कि Q 3 से विभाज्य है। ठीक है, हमने जो माना था उसके हिसाब से सोल्व करते जा रहे थे, और सोल्व करते करते हमारे पास 2 चीज़ें पता चली कि P 3 से विभाज्य होगा, Q 3 से विभाज्य होगा। अगर दोनों 3 से विभाज्य है और हम तो यहाँ इसको सहभाज्य बोल रहे हैं, तो मतलब है कि हमने जो माना है वो गलत है। सहभाज्य का क्या मतलब होता है कि कोई एक संख्या दोनों को विभाजित नहीं करेगी, P और Q को दोनों कोई एक संख्या विभाजित नहीं करेगी, लेकिन यहाँ पर 3 P को भी विभाजित कर रहा है, Q को भी विभाजित कर रहा है। मतलब हमने जो माना वो कैसा है? गलत है। तो स्पष्ट है कि हमारी परिकल्पना गलत है। अतः कर्ण 3 अपरिमेय संख्या है। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब ये सेम है ना, कर्ण 2 के लिए आपने खुद ने कर लेना। यहाँ पे थोड़ा अलग तरीके से किया हुआ है, लेकिन आप अपने हिसाब से कर लेना जैसा मैंने अभी समझाया है। 3 कर्ण 2 का भी हो जाएगा, वैसा ही है। 6 धन कर्ण 2 का भी हो जाएगा। अपने 3 धन 2 कर्ण 5 का किया, उसके जैसा ही है। ये भी आसान है, ये भी ये कर लेना आपने, इसको भी कर लेना। चलिए अब इस क्वेश्चन को भी कर लेते हैं। 5 माइनस कर्ण 3 है, इसको एक अपरिमेय संख्या सिद्ध करना है। तो मानेंगे कि ये परिमेय है। अगर परिमेय है तो इसको हम इस प्रकार लिख सकते हैं कि 5 माइनस कर्ण 3 बराबर P/Q। यहाँ पर माइनस का कर्ण 3 है,
इक्वल के दूसरे साइड जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, और पी बटे क्यू धन का तो उधर जाके माइनस का हो जाएगा। अब हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं कि करनी 3 बराबर 5 माइनस पी क्यू। ठीक है, तो करनी 3 बराबर 5 माइनस पी क्यू। अब यहाँ पर क्या कर रहे हैं कि बटे में 1 मान रहे हैं हम, यहाँ पर बटे में 1 मान लिया, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई, क्यू का गुणा 5 में करेंगे तो 5 क्यू, 1 का गुणा पी में करेंगे तो पी, और बीच में माइनस है तो माइनस, और बटे में 1 और क्यू का गुणा करेंगे तो क्यू आ जाएगा, है ना। ये हो गया। अब ध्यान दो, यहाँ पर हम जो बोलते आ रहे हैं, चूँकि करनी 3 बराबर नहीं है 5 क्यू माइनस पी बटे क्यू के, क्योंकि करनी 3 अपरिमेय संख्या है। ठीक है, करनी 3 क्या है? अपरिमेय संख्या है, एवं 5 क्यू माइनस पी परिमेय संख्या है। अतः हमारी परिकल्पना गलत है ना, या फिर हम लिख सकते हैं स्पष्ट है कि हमारी परिकल्पना गलत है। यह तो ठीक चल जाएगा कि 5 माइनस करनी 3 एक अपरिमेय संख्या, अतः 5 माइनस करनी 3 एक अपरिमेय संख्या है। ओके, तो ये यहाँ पर कंप्लीट हुआ। तो ये पूरा चैप्टर हो चुका है। तो आई होप आपको पढ़ने में थोड़ा मज़ा आया होगा, समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।